नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, खरी खरी में आप जानते हैं कि हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी मौजूद रहते हैं। उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। और सबसे बड़ी बात यहां आज जो होने जा रही है वो हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र की इस खरी खरी में। जरा महाराष्ट्र की बात हम करें सबसे पहले। लेकिन स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और महाराष्ट्र की बात हम अचानक क्यों कर रहे हैं आज? अभी इससे पहले जब ब्रेकिंग कर रहे थे तो हम लोग मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे। देखिए कितनी सारी चीजें पॉलिटिकली चेंज हो रही हैं। महाराष्ट्र में अचानक जेपी नड्डा पहुंच गए फडणवीस के घर, और पिछले 2-3 दिनों में इतनी सारी चीजें चेंज हुई हैं स्वामी जी। जेपी नड्डा पहुंचते हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके घर पहुंचते हैं। हालांकि कहा तो यह जा रहा है कि गणेश चतुर्थी के कारण वहां पहुंचे हुए थे। गणेशोत्सव वहां खूब मनाया जाता है, आप सबको पता ही है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बीच कुछ कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। और क्या कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में? क्या फिर से जो छीनी हुई सरकार महाराष्ट्र की है, महाविकास आघाड़ी से छीनी हुई सरकार, वो सरकार क्या अब गिरने वाली है? ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए इस चर्चा में, इस खरी खरी में हम आपके सामने महाराष्ट्र के मामले में बिना लाग लपेट के खरी खरी बात करने वाले हैं। और हमारे साथ आप जानते हैं कि हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में मौजूद हैं स्वामी जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। एक बार फिर से स्वामी जी का स्वागत है। और स्वागत, सत्कार, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और लेकिन कुछ घटनाक्रम का जिक्र यहां कर दूं। सबसे पहली बात तो जेपी नड्डा पहुंचे, लेकिन इससे पहले पंकजा मुंडा, आप जानते हैं पंकजा मुंडा जो हैं वो आज भी बीजेपी से हैं। और बीजेपी ने पंकजा मुंडा को किसी भी हाल में, कहीं भी जहां उनकी जरूरत, बीजेपी की जरूरत, मतलब पंकजा मुंडा को अपनी पार्टी की जरूरत पड़ी, मुंडे माफ करें, पंकजा मुंडे, सॉरी, माफी चाहता हूं। तो पंकजा मुंडे की जब जब जरूरत अपनी पार्टी से हुई, कभी भी उन्होंने, पार्टी ने मुंडे की सहायता नहीं की, मदद नहीं की। पिछले दिनों की घटना बताता हूं। 19 करोड़ रुपए की रिकवरी जीएसटी की निकाल दी गई पंकजा मुंडे को। और रिकवरी ही नहीं निकाली गई, बल्कि उनकी उतनी संपत्ति को जब्त भी कर लिया गया है। पंकजा मुंडे इससे नाराज हैं और वो अपनी पार्टी से लगातार नाराज हैं। और सुप्रिया सुले के काफी करीब नजर आ रही हैं पंकजा मुंडे इन दिनों। बीच में कहा जा रहा था कि शायद वो अपनी पार्टी को छोड़ दें। और इस बीच उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन दोनों के बीच लगभग रोज बातें हो रही हैं। अजित पवार जो हैं वो अब अपनी ही सरकार में, सरकार कहूं तो अपनी ही सरकार में वो अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह पहुंचते हैं महाराष्ट्र और मीटिंग लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और शिंदे के साथ, लेकिन उसमें अजित पवार को नहीं बुलाते हैं। तो अजित पवार भी नाराज दिख रहे हैं। तो यहां एक अलग खिचड़ी पक रही है। और इस खिचड़ी में कहीं चावल है, कहीं दाल है, कहीं कुछ और है। और सब तीनों चारों जो हैं इसमें से, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है कि आप खिचड़ी पकाने जा रहे हैं और दाल को अलग रखेंगे तो खिचड़ी नहीं पकेगी। और दाल अगर माना जाए कि यहां अजित पवार हैं, जिनके कारण यहां पर आप साधने की कोशिश कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी में तोड़फोड़ करने की कोशिश आपने पहले की। पहले आपने उद्धव ठाकरे की टीम से एकनाथ शिंदे को अलग किया, शरद पवार की टीम से अजित पवार को अलग किया। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या महाराष्ट्र में? और इतना ही नहीं, एक बिंदु और रख दूं, उसके बाद फिर आते हैं स्वामी जी के पास, उनके विचारों को सुनेंगे। एक बिंदु और भी है, वो ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है विधानसभा अध्यक्ष को, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को, कि जितनी जल्दी हो आप इस पर निर्णय ले लीजिए। 1 सप्ताह का समय उन्होंने दिया था और 1 सप्ताह अब होने जा रहा है। इसी सप्ताह निर्णय आना है। उससे पहले क्या खिचड़ी पक रही है? क्या जैसे 5 राज्यों के चुनाव में मुंह की खाती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, यहां की एक सरकार जो बीजेपी ने छीन कर झपट के बनवाई है, वो सरकार भी बीजेपी के हाथ से जा रही है। इसलिए बीजेपी परेशान है। और अगर महाराष्ट्र की सरकार बीजेपी के हाथ से निकल जाती है तो फिर आने वाले चुनावों पर इसका क्या असर पड़ेगा? तब जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कहते हैं कि 1984 वाला हाल हो जाएगा, क्या उसकी तरफ जाते हुए हम 2024 के चुनाव को देख रहे हैं? तो बहुत कुछ इस पिटारे में दोस्तों, और खरी खरी में बात स्वामी जी की खरी खरी होती है। स्वामी जी, आपसे जरा खरी खरी समझो, सुनना चाहूं कि
क्या लगता है आपको महाराष्ट्र की सरकार का 2024 के चुनाव पर कितना गहरा असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? और अगर जो बातें यहां मैं रख रहा था उन सब बातों पर अगर देखा जाए, गौर फरमाया जाए, तो कहीं ना कहीं आप जो अभी तक कहते आए हैं उस तरफ इशारा ये तमाम घटनाक्रम कर रहा है। देखिए राजीव जी, हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, और जो बात हमेशा मैं पिछले 1 साल से कहता आया आपकी डिबेट्स में, वो उसी सिनेरियो एनालिसिस के एंटिसिपेशन में करता आया, और उसी आधार पे मेरे को जो लग रहा था होगा वो हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि धरती के नीचे का स्पंदन ये राजनीतिज्ञ लोग जो हैं सबसे ज्यादा करीब से सुनते हैं और समझते हैं। और ये केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। जो स्पंदन देख रहे हैं राजनीतिज्ञ, उनको लग रहा है कि राजनीति किस दिशा में चल पड़ी है। जितने अस्त्र शस्त्र थे, जितनी स्ट्रेटजीज थी, वो आज की तारीख में उल्टी पड़ रही हैं। देखिए, पंकजा मुंडे जी का आपने नाम लिया। धनंजय मुंडे जी एनसीपी में अजीत पवार जी के साथ इस गठबंधन में आ गए जो बीजेपी के साथ सरकार बनी। और धनंजय मुंडे जी और पंकजा मुंडे जी के बीच के संबंध को आप जानते हैं। देखिए, जो अंदेशा हम लोग कर रहे थे, जो बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती की, और अभी तो ये आसाम में दिखाई पड़ेगा, अभी तो ये और प्रदेशों में, वेस्ट बंगाल में दिखाई पड़ेगा, हर जगह दिखाई पड़ेगा कि जिन लोगों को कांग्रेस से लेकर ये बीजेपी में लाए और इन्होंने अपना शासन स्थापित किया, मध्य प्रदेश में तो दिखना शुरू हो गया। जिस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों को, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को असेंबली का इलेक्शन लाया जा रहा है, और सिंधिया जी किस प्रकार से बीजेपी के लिए एक सरदर्द बन गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति जो राजीव जी आप जानना चाह रहे हैं, देखिए, अजीत पवार जी के बारे में जो मेरा अंदेशा था, मुझे लग रहा है वही होने वाला है। अजीत पवार जी आए, अपने केसेस वापस कराए, वित्त मंत्रालय उन्होंने अपने पास लिया, अपने विधायकों को उन्होंने धन आवंटित कराया, और उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे या पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उनके जो नेता हैं, जो उनके समर्थक नेता हैं, उनको धनराशि उपलब्ध हो, जिससे उनके क्षेत्र में काम हो और फायदा हो। और ये बात अभी भी मैं अडिग हूं कि अजीत पवार चुनाव से पहले इस गठबंधन को छोड़ के इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। और इस प्रकार की घटना, क्योंकि ये सुनियोजित रूप से हुआ था, जिस प्रकार से ये अफवाहें उड़ाई गई थी कि शरद पवार अलग हो जाएंगे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जी के बारे में ये अफवाहें फैलाई गई, और हमेशा से ये हमारा विचार रहा कि शरद पवार जी ने जिस प्रकार का तुरुप का इक्का चला है, और अजीत पवार जी जैसे बार बार शरद पवार से मिल रहे हैं, और अफवाहें उड़ाई गई कि क्या शरद पवार भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं, वास्तविकता बिल्कुल उलट थी। केवल उलट ये थी कि हमारे दल का कोई विघटन न हो और चुनाव चिन्ह न बटे, उसी चुनाव चिन्ह पे हम लोग अपने इसी प्रकार की स्थिति को बरकरार रखें, अपने जितने हमारे खिलाफ केसेस हैं उनको वापस करवाएं, शरद पवार जी के परिवार पे जो सारा दबाव था उसको खत्म करें, और उसके बाद चुनाव के पहले तो मुझे जो लग रहा है, नड्डा जी जैसे फडणवीस जी के साथ गए हैं, अभी इस प्रकार की बहुत बैठकें होंगी। आप देखिएगा कौन किसके घर जाएगा, कौन किस, गणेश उत्सव खत्म भी हो जाएगा तब भी ये मीटिंग जारी रहेंगी। इसलिए एकनाथ शिंदे जी को भी पता चल गया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी स्थिति को खराब कर लिया, और बीएमसी के इलेक्शन में आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बीएमसी इलेक्शन एक प्रकार का नमूना होगा कि पूरे महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, और ये विधानसभा के चुनाव में इनसे ही अंदाजा होगा कि लोकसभा के चुनाव में क्या होने वाला है। लेकिन वास्तविकता में आज की तारीख में जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति है, उससे हमसे ज्यादा, हम राजनीतिक विश्लेषकों से ज्यादा राजनीतिज्ञों को पता रहता है, क्योंकि उनको जमीन के नीचे का स्पंदन पता चलता है। और कोई राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता है कि जो डूबती नाव पे सवारी करे। तो आप ये देखिएगा, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जैसे इन्होंने विधानसभा के कैंडिडेट्स घोषित किए हैं, काफी लोगों ने बीजेपी छोड़ दी, तो ये स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार की बरकरार है कि एक जो ब्रांड आपने बनाया था वो धूमिल हो रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस से अपने दल में लोगों को लेके आप आए थे, और अपने दल के लोग जो बीजेपी में 40-40 साल से, उनको आपने नाराज किया था, तो जो ये बेमेल खिचड़ी आपने बनाने का प्रयास किया था, ये इतना बेस्वाद हो चुका है कि जनता को सीधी चीज चाहिए, स्पष्ट चीज चाहिए, और वो सीधी चीज और स्पष्ट चीज
इंडिया अलायंस में दिख रही है, वहां एकरूपता दिख रही है, वहां पे कोऑर्डिनेशन दिख रहा है, वहां लीडरशिप दिख रही है, वहां पे दिख रहा है जो कर्नाटका के अंदर वहां की सरकार ने किया, हिमाचल प्रदेश में वहां की सरकार ने किया, कि वो सरकार जो बनेगी वो गरीब और मध्यम वर्ग की होगी, वो पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी। मैसेजेस आर स्टेट क्लियर। और ये जो मीटिंग्स हैं, अभी राजीव जी देखिएगा, अभी बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, हो सकता है अमित शाह जी भी जाएं, जिसमें अजीत पवार जी को जैसे पहले नहीं बुलाया फिर न बुलाएं, उन्हें अंदाजा हो गया है कि अजीत पवार शरद पवार जी के पास लौट जाएंगे। जी, एक बहुत बड़ी बात यहां है कि खासकर बीजेपी को यह अंदाजा हो गया है कि अजीत पवार शरद पवार के पास लौट जाएंगे, और जैसे ही एकनाथ शिंदे के ऊपर अगर उनके खिलाफ यह मामला आता है, जो फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के आधार पर, विधानसभा अध्यक्ष को जो फैसला लेना है, वो फैसला अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ जाता है तो शिंदे साहब ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। लेकिन यहां एक सबसे बड़ी बात आती है कि क्या अजीत पवार को यहां साथ में नहीं रखना चाहती है बीजेपी, या अजीत पवार से जो उम्मीद बीजेपी ने की थी, अजीत पवार उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हैं। बहुत सारी बात यहां बताई जा रही है, मानी जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यही है कि अजीत पवार क्या फंस गए हैं? क्या शरद पवार जो चाणक्य की भूमिका में रहते आए हैं, और चाचा ने भतीजा को फंसा दिया है, या भतीजा अपने ही भंवर में फंस गए हैं? बहुत सारी बातों के साथ साथ बीजेपी कैसे फंसी हुई है यह हम समझ रहे हैं। और अगर बीजेपी फंसी हुई है तो 2024 का चुनाव कैसे, बीजेपी 2024 का चुनाव 48 सीटें महाराष्ट्र की, उन 48 सीटों पर नजरें टिकी हुई होंगी जरूर, लेकिन वहां कैसे क्या होगा, यह बहुत बड़ी बात। इसलिए क्योंकि 48 में से 42 सीटें ला करके, और महाविकास आघाड़ी तो बाद में बनी, लेकिन एनडीए में उस समय आप याद कीजिए स्वामी जी कि 2019 के चुनाव में इधर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन था, लेकिन अब शिवसेना अलग है, एनसीपी और शिवसेना और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी बना लेते हैं। और क्या एक डर है, एक भय है, क्योंकि 80 के बाद, यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद 48 सबसे बड़ी सीटों वाला महाराष्ट्र राज्य है, और इस महाराष्ट्र में अगर खेला हो गया, बीजेपी के खिलाफ हो गया मामला, तो फिर तो यहां से 48 और 80 आप समझ सकते हैं कि 128 सीटें, इन 128 सीटों में खेला हो गया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत आसान नहीं रह गया है, अब जैसा लोग बता रहे हैं, बहुत आसान नहीं है कि आप 2014 में 72 सीटें ले आते हैं, 2019 में आप 62 सीटें सिर्फ अकेले दम पर बीजेपी ले आती है, और इस बार आप फिर से उतने ही ले आएंगे। और जो धौंसी का रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के बाद से तो और भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। और मायावती ने अगर पलटी मार ली, जैसा दानिश अली के साथ हुआ और बाकी, तो इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र कितना इंपॉर्टेंट है मोदी जी के लिए, और क्या यहां पूरे दमखम, जो हम अभी स्थिति अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, जो स्थिति हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि किसी भी हाल में हमको चुनाव जीतना है, और ऐसे इसके लिए आप एक नहीं बल्कि 7 सांसदों को उतार देते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम ऐसी परिस्थितियां देखने वाले हैं महाराष्ट्र में, जब वहां पूरी की पूरी जो है कि पूरी टीम बदल दो, लेकिन क्या तब भी बीजेपी यहां पर जिन मुश्किलों में फंसी हुई है, उन मुश्किलों से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है क्या? स्वामी जी, सबसे बड़ी बात है कि क्या एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से अलग करके और अजीत पवार को शरद पवार से अलग करके यहां बीजेपी खुद ही अपने भंवर में फंसी हुई है, चक्रव्यूह में ऐसा फंसी है कि जिससे बाहर निकलना उसे नहीं आता है, यह माना जाए? और अगर ऐसा है तब तो 2024 का चुनाव बहुत ही मुश्किल चुनाव होने जा रहा है बीजेपी के हिसाब से, अगर देखा जाए तो। स्वामी जी देखिए राजीव जी, अगर आप भारतीय मानसिकता का अध्ययन करें, हमारे समाज का ये अध्ययन कहता है, हमारी सहानुभूति हमेशा उसके साथ होती है जो पीड़ित होता है, जो सताया गया होता है। जो पीड़ा देता है उसके साथ सहानुभूति नहीं होती। और आपने राजनीतिक इतिहास में कई बार राजीव जी ये देखा है, 1977 के चुनाव में यह महसूस हुआ कि विपक्षी दलों के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ अन्याय हुआ, उनको जेल में रहने पे मजबूर किया गया। इसलिए 1977 के चुनाव में इंदिरा जी की कांग्रेस बुरी तरह से नॉर्थ इंडिया में हारी। 1980 में आप देखिए, जब यह महसूस हुआ कि इंदिरा जी तो जो दबे कुचले लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, जो दलित
बेल्छी का आपको पता होगा किस प्रकार हाथी में चढ़ के इंदिरा जी गई थी, और जिस प्रकार से इंदिरा जी को सताने के लिए शाह कमीशन की बात हुई और जिस तरह से उनको प्रताड़ित करने का प्रयास हुआ, इसी देश की जनता ने 1977 के ठीक विपरीत रूप से इंदिरा जी को अच्छी तरह से जिताया जी। आज के तारीख में महाराष्ट्र में जो राजीव जी हुआ है, उद्धव ठाकरे जिस समय बीमार पड़े हुए थे, जिस समय उनकी गर्दन में पीछे ऑपरेशन हुआ था और जिस समय डॉक्टर्स ने उनको बेड रेस्ट बताया था। देखिए, महाराष्ट्र वो जगह है राजीव जी जहां पे वो बड़ा फेमस कांड है कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ धोखा हुआ था और छत्रपति शिवाजी को यह पता थी कि उनको साथ धोखा होने वाला है, तो उन्होंने तैयारी कर ली थी और इसके पहले कि विरोधी उनको मारता, उन्होंने विरोधी को मार दिया था। ये वो महाराष्ट्र है जहां पे शिवाजी का इतिहास है। आज की तारीख में लोगों ने महसूस किया और आपने देखा, आप फील्ड के अगर फीडबैक लेंगे, महाराष्ट्र के अंदर जो उनका एक मराठी प्राइड है वो हर्ट हुआ। लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से एकनाथ शिंदे, जिनको पाल पोसकर उद्धव ठाकरे ने खड़ा किया और सारी अपनी ताकत एकनाथ शिंदे को दे दी थी, और जब उद्धव ठाकरे बीमार थे उनको किस प्रकार से धोखा दिया गया और उस प्रकार किस प्रकार बड़ौदा गए और बड़ौदा से आसाम गए और वहां पे किस प्रकार का कांड हुआ, रुपया पानी की तरह बहा, सबने देखा। सहानुभूति जो थी वो उद्धव ठाकरे के साथ गई। दूसरा, अब ये देखिए कि राहुल गांधी की पदयात्रा जो महाराष्ट्र से भी गुजरी और महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार का जन समर्थन उसको मिला, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो राहुल गांधी के प्रति सहानुभूति उभरी कि इस लड़के को किस प्रकार से बदनाम किया गया था और इस लड़के ने किस प्रकार से जनता से जुड़ के, गरीब वर्ग के साथ जुड़ के सहानुभूति इकट्ठी की। और तीसरा, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। अजीत पवार के प्रति आज भी बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए नहीं है लोगों के बीच में क्योंकि वो शरद पवार से मिलते रहते हैं, उनके मंत्री मिलते रहते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनको मार्गदर्शक बताते हैं, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। और यही एक सुनियोजित इन लोगों का एक नीति है कि शरद पवार की इमेज, राहुल गांधी की इमेज, उद्धव ठाकरे की इमेज और नाना पटोले जिस प्रकार से वहां की जो महाराष्ट्रियन पॉलिटिक्स है वहां पे ओबीसी का समर्थन ले रहे हैं और जिस प्रकार से मराठा आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर प्रबल होता जा रहा है, उससे फडणवीस साहब इतने ज़्यादा परेशान, इतने ज़्यादा व्यथित हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। एकनाथ शिंदे भी एक प्रकार का भार बन गए हैं इस गठबंधन के ऊपर। अजीत पवार चुनाव के पहले इंडिया अलायंस में आ जाएंगे और जो आप देखिएगा कि जो बीजेपी की बची खुची स्थिति थी, अगर उन्होंने ये न किया होता प्रयोग तो शायद बीजेपी की स्थिति बेटर होती, वो अपने हिंदुइज्म को एक प्रकार से लागू कर पाते। लेकिन आज की तारीख में जिस प्रकार से वहां पे जातीय संरचना हो रही है और धार्मिक संरचना हो रही है, एकजुटता की बात हो रही है, मुझे ऐसा लगता है स्थिति बीजेपी अलायंस के लिए भीषण खराब है। इसीलिए नड्डा जी जाके फडणवीस साहब से ये राय मशविरा करने चाहते हैं कि ये जो भूत हमने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं इनको कैसे उतारा जाए। लेकिन आपने बेताल की कहानी सुनी होगी, उतारना बहुत मुश्किल है, देर हो चुकी है, जो गलतियां आपने की है वो आपको भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन एक मराठा आरक्षण की आप बात कह रहे थे और आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण जो है वो बड़ी तेजी से इसकी मांग बढ़ती जा रही है और इसमें अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों एक गुट में शामिल नजर आ रहे थे और देवेंद्र फडणवीस ने इसके खिलाफ बात की थी, लेकिन उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी थी, इसलिए क्योंकि वहां पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये उचित था, ये समय की मांग थी लाठीचार्ज करना, इसलिए वहां पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। उसमें कई लोग घायल हुए थे। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 15 दिन पुरानी घटना बता रहा हूं। लेकिन एक तरफ जहां मराठा आरक्षण की मांग जो है वो तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ एक आरक्षण की बात यहां पर अजीत पवार ने और कर दी। उस आरक्षण की बात बता रहा हूं क्या है कि शिक्षा में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को 5% आरक्षण दिया जाए। यह प्रस्ताव रखा कल सोमवार को अजीत पवार ने। और अजीत पवार ने यह प्रस्ताव क्यों रखा है, जो अभी आप कह रहे थे स्वामी जी कि अपने चाचा से मिलते रहते हैं। एनसीपी कांग्रेस और इनकी जो सरकार थी, खासकर महाविकास आघाड़ी की सरकार, उस समय भी यह प्रस्ताव था और इन लोगों ने कहा था, यह वादा किया था
कि हमारी सरकार में हम मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को 5% शिक्षा में आरक्षण देंगे। अब सोचिए कि भाजपा नीत सरकार या भाजपा और टूटी हुई पार्टी, एक नाथ शिंदे उधर से आए हुए वो, और इधर से अजीत पवार भी तोड़ के गए हैं, ये सब मिलकर के एक सरकार चला रहे हैं। और वहां पर एजेंडा अगर लागू किया जाए महाविकास आघाड़ी का तो परेशानी होगी। यहां महाविकास आघाड़ी के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं अजीत पवार, कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को 5% शिक्षा में आप आरक्षण दीजिए, और यहां से और परेशानी बढ़ गई है। और ये परेशानी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि इससे 2 दिन पहले जब अमित शाह पहुंचते हैं महाराष्ट्र में, तो वो जो मीटिंग करते हैं उसमें अपने इस उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते हैं, यानी अजीत पवार को नहीं बुलाते हैं उस मीटिंग में। उस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस रहते हैं, उस मीटिंग में एक नाथ शिंदे रहते हैं, लेकिन अजीत पवार नहीं रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं खेला चल रहा है। तो अजीत पवार भी खेला कर रहे हैं, और ये जो खेल आपस में खींचतान वाला है, इस खेल में जनता तो पिस ही रही है, लेकिन इनकी सरकार भी पिस रही है स्वामी जी। और यहीं से हम देखना समझना चाहते हैं कि आप आज ये तो तय मानिए कि बिल्कुल ये लटकी हुई सरकार है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन दूसरी बात महत्वपूर्ण यहां यह है कि अब यहां से महाराष्ट्र की राजनीति, और वो भी 2024 में 2 इलेक्शन है महाराष्ट्र में। 2024 के दिसंबर में महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन है, और 2024 के शुरुआत में मई महीने में पूरे देश में आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। तो लोकसभा चुनाव है पहले, और उस समय उससे पहले अगर यह सरकार गिर जाती है, जो अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों 20 दिनों में यह सरकार गिर जाए, तब मोदी जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहां आप देखते हैं बीजेपी, क्योंकि एक अकेला सब पर भारी, वो हमारे प्रधानमंत्री, और वो एक अकेला सब पर भारी महाराष्ट्र में भारी क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार लटकी हुई सरकार है? क्यों महाराष्ट्र की सरकार जो है वो अजीत पवार को अपने यहां लाकर भी कंफर्टेबल नहीं है? क्यों, क्या एनसीपी को सिर्फ तोड़ लेना एक मकसद था, या अपनी सरकार को चलाना भी मकसद है? या एक नाथ शिंदे को अगर उनके ऊपर निष्कासन की तलवार लटकती है और अगर उनके खिलाफ फैसला जाता है, तो क्या अजीत पवार के साथ में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार चला सकती है? ये सवाल तो उठता है। जरा इस पर आपका नजरिया समझता हूं, सुनना चाहता हूं। नहीं, देखिए राजीव जी, जैसे मैंने कहा, देखिए अजीत पवार जो हैं उनकी तुलना एक नाथ शिंदे से और सिंधिया साहब से नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल सुनियोजित रूप से ये शरद पवार की चाल थी, तुरुप का इक्का था, जिसको लोग ये समझते रहे कि अजीत पवार ने शरद पवार को धोखा दिया है। मेरे ख्याल से बिल्कुल सुनियोजित था, पूरी तरह से जो शरद पवार चाहते थे हो गए। आज की तारीख में पवार फैमिली पर वो कोई अटैक नहीं कर सकते। और एक और चीज, मराठा आरक्षण का तो ये आंदोलन चल ही रहा है। अब कुणबी भी अपना, जो वहाँ के बैकवर्ड्स हैं, वो भी अपने आरक्षण के लिए कि अगर आपने मराठाओं को आरक्षण दिया और ओबीसी में आरक्षण दिया तो हम इसका विरोध करेंगे। और आप ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा जितनी स्ट्रांग लॉबी है, उतनी ही स्ट्रांग लॉबी ये कुणबी और बैकवर्ड्स की है। और आज के तारीख में जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो राहुल गांधी ओबीसी की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की पॉपुलेशन पूरे हिंदुस्तान में 50% की है। राजीव जी, वास्तविकता में जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की थी बीजेपी ने, वो सोशल इंजीनियरिंग बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गई है। और जो फडणवीस साहब का बैकग्राउंड जानते हैं, वो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, तो वहाँ पे जो महाराष्ट्र के अंदर ब्राह्मण पॉलिटिक्स जो है बिल्कुल उसी प्रकार से एक किनारे हो गई है जैसे तमिलनाडु में हो गई है। तो वहाँ पे जो बैटल लाइंस हैं वो बैकवर्ड पॉलिटिक्स की है, जिसका नेतृत्व नाना पटोले कर रहे हैं। मराठा पॉलिटिक्स है, जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे हैं। और बीजेपी के पास वो वोट बैंक बचा है जो 5-6%। तो सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से फेल हो गई है, और इस सोशल इंजीनियरिंग को सुलझाना बहुत आसान काम नहीं है। और ये आप देखिएगा, बीएमसी का इलेक्शन इतना क्यों टाला गया राजीव जी? बीएमसी का इलेक्शन इसलिए टाला गया कि उसका बजट जो है वो बहुत सारी स्टेट्स के बजट से ज़्यादा है, सबसे अमीर, और बाकी जगह भी ये इलेक्शंस नहीं कराए गए क्योंकि ये पता चला। और जो आपने देखा बीएमसी में जो एक बाई इलेक्शन हुआ, उसके जो विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर किस प्रकार से शिवसेना के उद्धव ग्रुप के जो विधायिका हैं, किस प्रकार से 65-70 हज़ार वोट से जीती। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें लोगों को पता चल गई थी पहले भी, जब उन्होंने एक नाथ शिंदे को तोड़ा था, जब उन्होंने अजीत पवार को शरद पवार से अलग किया था जी, पुल चल रही है।
लेकिन उन्होंने एक गैम्बल किया था, उन्होंने एक चाल चली थी, लेकिन वो चाल जो है वो उल्टी पड़ गई, और ये उल्टी पड़कर जो उस समय की स्थिति थी उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति हो गई। तो अब अगर सरकार रहती है तो भी मुश्किल है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होगा किसको टिकट देंगे, पुराने लोगों को देंगे, एनसीपी वालों को देंगे, एकनाथ शिंदे वालों, और ये स्थिति इंडिया अलायंस में नहीं है। वहां टिकट बंटवारे में कोई स्थिति, क्योंकि सबके एरिया अपने बटे हुए हैं, कोई परिस्थिति खराब नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो परिस्थिति पूरी है, अगर ये रह गए तो भी इनके लिए मुश्किल है, नहीं रहे तो इनके लिए मुश्किल है। तो मेरे को कोई ऐसा होप दिखाई नहीं पड़ता कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग है और जिस प्रकार से राजनीतिक चेंजेस हो रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के अंदर कोई चांस है। और अभी नीतीश कुमार का दांव, जिस दिन वो जातीय जनगणना की स्थिति घोषित करेंगे, उसके बाद देश की स्थिति राजनीति की बिल्कुल पलट जाएगी। जी, देश की स्थिति, देश में राजनीति की स्थिति जो है वो बिल्कुल पलटती हुई तब दिखाई देगी जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट, और खासकर नीतीश कुमार बिहार में जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट है अब सार्वजनिक होनी है, वो जब सामने आ जाएगी रिपोर्ट, तब तो परिस्थितियां बिल्कुल बदलेंगी। और कल से लेकर आज तक लगातार इस बात को लेकर के भी खूब चर्चा हो रही है कि शायद आजकल में बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जातीय जनगणना की रिपोर्ट जो उनके हाथ में है उसको वो सार्वजनिक कर दे। अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल ही बदली हुई परिस्थिति आप देखेंगे, और राहुल गांधी शायद इसीलिए बार बार जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2011 में हमने जो जनगणना करवाई थी उस जनगणना को आप लागू कीजिए, उस जनगणना को सार्वजनिक कीजिए, पब्लिक कीजिए, और नहीं तो हमारी सरकार आ रही है और हम करेंगे। एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है राहुल गांधी के अंदर, लेकिन क्या वो कॉन्फिडेंस आज की तारीख में मोदी जी के अंदर दिखाई देता है? क्या वो कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के ऊपर दिखाई देता है? क्या वो कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के ऊपर दिखाई देता है? लेकिन महाराष्ट्र में एक लड़ाई और भी है स्वामी जी, जरा उसको समझने की कोशिश करें हम लोग, कि देवेंद्र फडणवीस बनाम एक और नेता है जो केंद्र में मंत्री हैं, और क्या ये लड़ाई भी है? और इसलिए भी क्योंकि जब आपस में ही लड़ाई हो, अब देखिए बहुत छोटी नेता हैं पंकजा मुंडे, और पंकजा मुंडे आजकल सुप्रिया सुले के संपर्क में हैं। क्या मायने निकाला जाए? पंकजा मुंडे के ऊपर 9,000 करोड़ रुपए, 19 करोड़ रुपए का आप वो लगा देते हैं, जीएसटी फाइन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद बाकियों की तो बहुत कुछ हो, मतलब वो कर देते हैं, आप उसको छुट्टी कर देते हैं, लेकिन पंकजा मुंडे की फैक्ट्री को सील क्यों करवा देते हैं, ये सवाल हो। तो क्या यहाँ जो चीज़ें हम लोग महाराष्ट्र में देख रहे हैं वैसी ही कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं स्वामी जी मध्य प्रदेश में? ये निपटाने वाली राजनीति से अपने लोगों को निपटाते निपटाते कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद निपट जाएं, अमित शाह जी खुद निपट जाएं, ऐसा नहीं लगता? देखिए कहीं ना कहीं अगर अंदर खाने देखिए तो आप अपने नेताओं को निपटा रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में अपने नेताओं को निपटा रहे हैं, और आप आयातित लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप वैसे ही कर रहे हैं वहां महाराष्ट्र में, और आपकी निगाहें टिकी हुई हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों पे। 48 सीट्स जो हैं उसको किसी तरह अपने कब्जे में किया जाए। अब देखिए आप 80 सीट उत्तर प्रदेश में, 48 सीट महाराष्ट्र में, लोकसभा की सीटों की बात कर रहा हूं दोस्तों, 42 सीट पश्चिम बंगाल में, 40 सीट बिहार में। उसके बाद 5वें नंबर पर जो स्टेट आता है वो है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 39 सीट्स, 39 सीटें, 39। अब ये 5 राज्यों को देखिए स्वामी जी, 80, 48, 42, 40 और 39। अब इन 5 राज्यों में बीजेपी की हालत बताइए जरा, आप ही बताइए, चलिए मैं समीक्षा ना करूं, आप ही बताइए जरा। उत्तर प्रदेश की हालत बताइए जरा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, उसकी हालत बताइए जरा। बीजेपी की हालत पश्चिम बंगाल में बताइए जरा, बीजेपी की हालत बिहार में बताइए, और बीजेपी की हालत तमिलनाडु में बताइए। इन 5 राज्यों में बताइए तो आपको समझ में आ जाएगा, आप खुद अभी बता देंगे कि कितनी सीटें आ रही हैं। जरा स्वामी जी। देखिए राजीव जी, ये गणना तो तब की जाए जबकि हिंदुस्तान के अलग अलग सेगमेंट्स में और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थिति हो। मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात को छोड़कर, गुजरात में भी फिंगर क्रॉस रख रहा हूं अभी, क्योंकि वहां पे गुजरात के लिए अपना एक सारी देश की इंडस्ट्रीज को, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को, राजस्थान की इंडस्ट्रीज को
मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर करके जिस प्रकार से गुजरात, और आप शेयर मार्केट में जानते हैं जैसे पहले SGX निफ्टी हुआ करता था वो G निफ्टी हो गया क्योंकि वो गांधीनगर से उसका कनेक्शन हो गया। इसका मतलब यह है कि देखिए गुजरात को एक्सेप्शनल मानते हुए आज की तारीख में राजीव जी पूरे हिंदुस्तान में स्थिति एक समान है। जो स्थिति तमिलनाडु की है वही स्थिति हरियाणा की है। आप लोग हरियाणा को इग्नोर कर देते हैं। हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी जीती थी। इस इलेक्शन में 1 या 2 सीट जीत जाए बहुत बड़ी बात है। एक तरफा स्थिति है और ये पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है। देखिए गोपीनाथ मुंडे जी महाराष्ट्र के एक बहुत प्रतिष्ठित और अच्छे नेता थे और आप जानते हैं गोपीनाथ मुंडे जी का और प्रमोद महाजन जी का रिश्तेदारी क्या है। और प्रमोद महाजन जी की बेटी जो है वो मुंबई से बीजेपी की सांसद हैं और धनंजय मुंडे और पंकजा मुंडे के बीच में कितना संघर्ष है। धनंजय मुंडे एनसीपी के बहुत बड़े नेता थे और पंकजा मुंडे बीजेपी की बहुत बड़ी नेता हैं। ये आंतरिक स्थिति को समझिए। तो आज के तारीख में तो आप ये कह रहे हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, मैं तो ढूंढ रहा हूं गुजरात के अलावा कहां सीटें मिलेंगी। आप उत्तर प्रदेश की भी स्थिति, अभी उत्तर प्रदेश को लोग ये मान के चल रहे हैं कि वहां 60-65 सीट बीजेपी को मिल जाएगी। जिस प्रकार से देखिए आज की तारीख में आप फील्ड सर्वे करा लीजिए राजीव जी, एक इंडिपेंडेंट फील्ड सर्वे करा लीजिए। आप अपने कॉरेस्पोंडेंट को कहीं भेज दीजिए। आज से 6 महीने पहले खुलेआम कोई कांग्रेस का समर्थन नहीं करता था। आज की तारीख में आप किसी गांव कस्बे में खड़े हो जाइए, लोग खुलेआम कहते हैं हमें राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए। आज वो और किसी नेता की बात नहीं करते। बाकी नेता तो नेचुरल बेनिफिशियरीज हैं राहुल गांधी की पदयात्रा की, और राहुल गांधी एक प्रकार के कैटलिस्ट बन गए हैं और ये कैटलिस्ट जो है, ये जो केमिकल प्रोसेस है इसको फास्ट कर रही है। तो ये स्थिति देखिए वेस्ट बंगाल की स्थिति क्या है। आपने देखिए पिछले विधानसभा इलेक्शन से कितने विधानसभा के लोग जो बीजेपी से इलेक्शन जीते थे टीएमसी में चले गए। कितने ऐसे लोग जो टीएमसी ज्वाइन की किस किस वोट की लीड से जीते और 2.5-3 लाख वोट्स की लीड से जीते। ये एक प्रकार का, और ये जो घोसी के अंदर इलेक्शन हुआ आपने देखा, घोसी के अंदर जातीय समीकरण सब टूट गए। अपर कास्ट जिनको माना जाता है कि बीजेपी का सॉलिड वोट बैंक है और वहां पे भूमिहारों का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उन्होंने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। तो इंदिरा जी के जमाने में जो एक नारा राजीव जी चलता था आज वही प्रतिध्वनित हो रहा है। ये जाति और केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स की सारे सिद्धांतों को छोड़कर ना जात पर ना बात पर अब कोई जातवाद की बात नहीं कर रहा है, अब कोई धर्म की बात नहीं कर रहा है। 10-15% लोगों को छोड़ दीजिए जो अभी भी धार्मिक विद्वेष में और गंदगी में, जो रमेश विधूड़ी ने कहा, उस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित हैं। देश की जनता ऊब चुकी है। देश की जनता को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। और अब ये चाहे महिला आरक्षण दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, जनता को आज की तारीख में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो यूपी के हैं या तमिलनाडु के हैं, एक तरफा स्थिति है। लोगों को शांति चाहिए, लोगों को प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए, एकता चाहिए। कनाडा से दुश्मनी लड़ाई नहीं चाहिए, चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाना नहीं चाहिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को झप्पी लगना नहीं चाहिए। उनको ये चाहिए कि अपने संबंध रूस से भी सुधारें, अमेरिकन लॉबी से भी सुधारें और विदेशी नीति में अलग थलग न पड़ें। पूरे देश की स्थिति राजीव जी आज की स्थिति एक ही है। दिल्ली में भी आप देख लीजिएगा, जो 7 की 7 सीट बड़ी बड़ी मार्जिन से जीती थी बीजेपी, 1 या 2 सीट निकाल जाए, शायद 1 सीट निकलने वाली थी डॉक्टर हर्षवर्धन की, उन्होंने भी पीछे बैठ के रमेश विधूड़ी के, और जिस प्रकार से वो हंसे हैं उनकी भी सीट लगता है दांव पे लग गई है। वो भी चुनाव नहीं जीतेंगे क्योंकि जब चुनाव शुरू होगा हर्षवर्धन जी की वो हंसती हुई फोटो जब पोस्टर्स में दिखेगी तो हिंदू भी वोट नहीं देगा और मुसलमान भी वोट नहीं देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ महाराष्ट्र से लेकर के तमाम अलग अलग राज्यों की हम चर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन फोकस महाराष्ट्र, और क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर जेपी नड्डा, अमित शाह, ये तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो बार बार महाराष्ट्र क्यों पहुंच रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले समय में, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इस वक्त जबकि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव है, गणेश चतुर्थी के बाद से आप जानते हैं कि वहाँ और एक अलग माहौल रहता है, और ऐसे माहौल में अगर महाराष्ट्र में कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है तो ऐसा क्यों होने जा रहा है, ये हम समझने की कोशिश यहां कर रहे हैं इस कार्यक्रम के जरिए। पंकजा मुंडे से लेकर अजित पवार तक
और अजीत पवार की बात यहां इसलिए क्योंकि अजीत पवार ने कल जो अल्पसंख्यकों के लिए 5% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है, उसके क्या मायने हैं? क्या अजीत पवार अपनी ही सरकार को मुसीबत में डालने जा रहे हैं? क्या अजीत पवार ने यह समझ लिया है कि आने वाले समय में ये जो सरकार और इसमें बैठे हुए लोग, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये हमारी पार्टी को या हमें घास नहीं डालने वाले, तो चलिए अब जरा बगावत का बिगुल फूंक दिया जाए, ऐसा है या कुछ और है? जरा अजीत पवार की राजनीति को समझना चाहता हूं आपके जरिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत बातें आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी चाचा भतीजा क्या मिले हुए हैं? चाचा ने क्या कह दिया कि जाओ अपने जो केसेस हैं उसको निपटा लो और उसके बाद आ जाओ फिर से इधर, ऐसा है क्या? लोग कहते हैं, चाय पीते हुए गली नुक्कड़ में अगर आप बात कीजिए तो लोग ऐसा कहते हैं कि अरे वहाँ कुछ नहीं है, वो अपना केस बस इधर उधर करेंगे, निपटवा लेंगे, उसके बाद आ जाएंगे इधर। ऐसा है या कुछ और है? ये क्या राजनीति है अजीत पवार की राजनीति? नहीं, अल्पसंख्यकों की बात करके, और जो अल्पसंख्यकों की राजनीति करना पसंद ही ना करे, जो पार्टी उनको हमेशा कपड़ों से पहचानने की बात करे, 80-20 की बात करे, कब्रिस्तान और शमशान की बात करे, वैसे में इनके लिए, और जबकि मराठा आरक्षण की आग तो लगी हुई है। जरा आप बताइए कि अजीत पवार की राजनीति। नहीं, देखिए राजीव जी, बिल्कुल स्पष्ट है। ये बात कह के कि हम 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज को देंगे, एक प्रकार से उन्होंने बीजेपी के नैरेटिव को एक्सपोज कर दिया है। अब वही वाली स्थिति है, उगलते भी ना बने और निगलते भी ना बने। अगर इस चीज को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, अगर ये बात को सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, अजीत पवार ने ठीक बात कही 5%, तो पूरा जो नैरेटिव है हिंदुस्तान भर में फेल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपोज करते हैं तो मुश्किल, सपोर्ट करते हैं तो मुश्किल। तो देखिए, पिछली बार भी जब अजीत पवार आए थे और सुबह 5 बजे शपथ दिलाई गई थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, वो भी शरद पवार जी के कहने पे गए थे, और इस बार भी शरद पवार जी के कहने पे गए हैं। कोई मतभेद आपस में नहीं है। चाहे वो आपके जितने भी बड़े बड़े नेता और जितने विधायक जिनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो रही थी, वो सारे के सारे गए अजीत पवार के साथ। शरद पवार जी के पास बहुत कम लोग रह गए, इसलिए सबने अपने केसेस वापस करा लिए। आज के तारीख में अगर वो इंडिया में वापस आएंगे, अगर नहीं वो इंडिया में ही वापस आएंगे, और एक प्रकार के पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करना, एक ये नया कदम है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। और आप ये देखिए कि स्थिति अजीत पवार की, शरद पवार की, उद्धव ठाकरे की, ये बिल्कुल सुनियोजित नीति है। और आज के तारीख में बीजेपी के पास कोई रास्ता नहीं है, इसका हल कैसे ढूंढे। जैसे मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जो श्रीमंत गए थे वो वास्तविकता में धोखा देके गए थे, जो गुलाम नबी आजाद थे वो धोखा देके गए थे। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि श्रीमंत के लिए मेरे दरवाजे बंद हैं, गुलाम नबी आजाद चाहे भी तो वापस नहीं आ सकते। अजीत पवार के लिए किसी ने नहीं कहा आज तक। इंडिया अलायंस में एक स्टेटमेंट दिला दीजिए कि अजीत, तो शरद पवार कह रहे हैं हम तो एक है, हमारी तो कोई टूट हुई नहीं है, उनकी विचारधारा थोड़ी सी अलग है। और जिस प्रकार से जो आपकी सुप्रिया सुले हैं, उनकी आंखों में आंसू आ गए। और देखिए एक चीज और राजीव जी बताता हूं, कर्नाटका के अंदर बजरंगबली ने बता दिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। इस बार श्री गणेश ने बता दिया कि वो इंडिया अलायंस के साथ हैं। देखिए, संसद का उद्घाटन हुआ, वहां पे मीटिंग हुई, रमेश भिथोड़ी ने भगवान श्री गणेश का अपमान किया, जिसकी स्थापना श्री गणेश और गणेश चतुर्थी में हुई हो। इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करके क्या श्री गणेश खुश होंगे? और ये जो कांड हो रहा है सारा का सारा, तो मुझे ऐसा लगता है भगवान श्री राम ने, क्योंकि मैया सीता का नाम नहीं लेते लोग, श्री राम, जय श्री राम कहते हैं, तो मैया सीता का अपमान किया तो राम कैसे खुश होते? हनुमान जी ने भी साथ छोड़ दिया। अब महादेव का जो परिवार है उसमें श्री गणेश ने साथ छोड़ दिया। तो जब महादेव के परिवार ने छोड़ दिया, श्री राम के परिवार ने छोड़ दिया, तो सनातन धर्म कहाँ रहा, हिंदू धर्म कहाँ रहा? इसका मतलब यह है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हम 142 करोड़ भाई भाई हैं, हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और ये लोग जो, जिन्होंने श्री राम को भी नाराज किया, जिन्होंने हनुमान जी को भी नाराज किया, जिन्होंने श्री गणेश को भी नाराज किया, इनको हम नहीं सहन करेंगे। हमको अपनी जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना है उसे करना है। मुसलमान अपनी नमाज पढ़ें और अपनी अजान करें,
और जो सिख लोग हैं वो अपनी गुरबानी पढ़ें, हम अपने मंदिर में पूजा करेंगे प्यार मोहब्बत से। जैसे एक वृक्ष के अंदर अलग अलग बोली बोलते हैं पक्षी, वैसे ही हम बोलेंगे और हिंदुस्तान को उसी तरह का प्यारा देश बनाएंगे जिसको बर्बाद करने में 9 साल में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी, 9 साल, 9.5 साल का वक्त गुजर गया है और हम लोग रोज चर्चा करते हैं अलग अलग मसलों पे, और आज चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति पे। इस वक्त खरी में और जेपी नड्डा फडणवीस के घर पहुंचे और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है महाराष्ट्र में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी चर्चा खूब होती है, और कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ बातें आती हैं तब, तो कभी अजित पवार की तरफ से कुछ बातें आती हैं तब। लेकिन बीजेपी के अंदर क्या सब कुछ ठीक है? चलिए एकनाथ शिंदे को भी हटा दें और इधर अजित पवार को भी हटा दें, लेकिन स्वामी जी, क्या बीजेपी के अंदर सब चंगासी, या बीजेपी के अंदर ही गड़बड़ है, इसीलिए चाहे वो एकनाथ शिंदे हों चाहे वो अजित पवार हों जो कुछ कर रहे हैं? और जब ऐसा रहता है तब तो सब आंखें तरेरेंगे ही, आंखें दिखाएंगे ही। क्या कुछ आप देखते हैं बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में, और यहाँ दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक? शुरुआत करते हैं, देवेंद्र फडणवीस ने शायद मना कर दिया था उप मुख्यमंत्री बनने से, आपको याद होगा कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। उसके बाद उन्होंने फिर धीरे से फिर ट्वीट, और आखिर में जाकर के वो उप मुख्यमंत्री का पद संभालते हैं। वहां से लेके, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि पहले मैं महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था, अब उसी महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। लेकिन एकनाथ शिंदे को यह कहा गया था कि तुम तोड़ के ले आओ विधायकों को, हम तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या ये जो दिल्ली से गवर्न हो रहा है महाराष्ट्र, या कोई भी दूसरी, आप अभी बहुत छोटा सा राज्य है हरियाणा, जहां 10 सीटें हैं लोकसभा की, हरियाणा की बात कर रहे थे, वो भी तो दिल्ली से गवर्न होता है। कौन सा राज्य दिल्ली से, बीजेपी का राज्य जो दिल्ली से गवर्न नहीं होता हो? लेकिन क्या ये दिल्ली में ही गड़बड़ी है कि गवर्न करने में दिक्कत हो रही है, और इसके कारण अब बीजेपी के अंदर ही कई सारे 2 फाड़ 4 फाड़ 8 फाड़ हो गए हैं, ऐसा माना जाए तो? महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी में कैसे 2 फाड़ है, ये जरा बताइए। देखिए राजीव जी, जिन लोगों को ये बीजेपी की कार्यप्रणाली पसंद है, जैसे तोमर साहब को जो इतने महत्वपूर्ण केंद्रीय विभाग को देखते हैं, उनसे कहा गया एमएलए का इलेक्शन लड़िए। हो सकता है फडणवीस साहब से नड्डा जी ने कहा हो आपको बीएमसी में काउंसलर का इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि ये इस प्रकार का सरकार चल रही है, इस प्रकार की नीति चल रही है कि जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो जमीनी नेता हैं, जिन्होंने जमीन में काम किया है, 40-40, 50-50 साल काम किया है, आज उनका महत्व खत्म हो गया है। आप खुद सोचिए किसी भी, और ये देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जो कि हमेशा दिल्ली से संघर्ष करते रहे। दिल्ली का आधिपत्य इन लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया। हरियाणा को आप जानते हैं, जब चाहते थे दिल्ली चढ़ जाते थे, और महाराष्ट्र वाले जो हैं वो हमेशा उन्होंने अपना जो मराठा साम्राज्य था उसको किस प्रकार से स्थापित किया, और कभी उन्होंने जो मुगल शासक थे उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहे। कर्नाटका में भी यही हुआ था, वहां पे भी जो टीपू सुल्तान और हैदर अली ने किया था। तो वास्तविकता में ये वो राज्य हैं जो कि इस प्रकार के केंद्रीय आधिपत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। और आज की तारीख में आप ईडी सीबीआई में किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को राजीव जी बिठवा दी, आज बीजेपी 50% टूट जाएगी, और नहीं तो जिस दिन चुनाव घोषित होंगे उस दिन टूट जाएगी। देखिए आप खुद सोचिए, जरा साइकोलॉजिकल एक असेसमेंट कीजिए। जब आपने जिस पार्टी के लिए अपना जीवन खपा दिया और जिसके लिए आपने सारे जीवन काम किया, मध्य प्रदेश में आपने 5 मुख्यमंत्री के फेस खड़े कर दिए। अब विजय वर्गीय जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अगर जीत गए, मान लीजिए सरकार बन गई तो, या तोमर साहब बनेंगे, या ये सिंधिया साहब बनेंगे। तो सिंधिया साहब तो अभी कम से कम नंबर 2 वेटिंग चीफ मिनिस्टर थे, तब तो 6ठे नंबर पे वेटिंग चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो आपने वहां, मतलब यह है, अपना केंद्रीय मंत्रिमंडल में अमित शाह और मोदी जी को छोड़कर आप किसी भी क्षेत्रीय नेता को, जिसकी थोड़ी भी जड़ जो है जमीन के अंदर जमी हुई है, उसे उखाड़ के टेस्ट करते हैं कि कहीं जड़ जम तो नहीं गई है, और अगर जड़ गई है, जम गई है तो तोड़ दो, वरना दोनार रोक दो। ये जो कार्यप्रणाली हो रही है, और नितिन गडकरी जी और फडणवीस साहब के बीच का जैसा स्थिति है, और ये सब जानते हैं कि नितिन गडकरी जी की आज की स्थिति में अगर बीजेपी में किसी की अगर थोड़ी इज्जत है, जिसको एक्सपोज करने का प्रयास सीएजी की रिपोर्ट से किया गया, अगर किसी की अच्छी इमेज है तो वह नितिन गडकरी। राजनाथ सिंह जी की भी थी,
लेकिन जब उन्होंने रमेश विधूड़ी की तरफ से माफी मांगी, जबकि उनको कहना चाहिए था कि माफी नहीं, इस आदमी को दंड दो, इसने एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट देश के सामने पैदा कर दिया है, पूरे विश्व के सामने हमारी छवि बिगाड़ी है। तो राजनाथ सिंह ने अपनी छवि खुद खराब कर ली। आज के तारीख में नितिन गडकरी की छवि खराब करने में बीजेपी के ही लोग लगे हुए हैं। तो आप लिस्ट बनाइएगा कौन कौन बीजेपी छोड़कर इंडिया अलायंस में या तो नई पार्टी बना के आएगा या कांग्रेस ज्वाइन करेगा। लिस्ट बहुत लंबी जी, बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन क्या यहाँ दो नागपुर वालों की लड़ाई है महाराष्ट्र में? क्या नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों नागपुर से बिलोंग करते हैं और इन दोनों के बीच लड़ाई करवाई जा रही है या करवाई गई है? क्या देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे जब महाविकास आघाड़ी से छीनी गई ये सरकार, तो वो भी आज नाराज हैं? और क्या आने वाले समय में ये सरकार ही नहीं रहेगी? क्या वहाँ फिर से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी या लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र का चुनाव भी करवाया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और उन 5 राज्यों के जो चुनाव होंगे उन कौन कौन से 5 राज्य हैं ये भी आपके सामने बता देता हूं। एक ओडिशा है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, 5 नहीं 4 राज्य, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के अलावा क्या 5वां राज्य महाराष्ट्र होगा और क्या 6वां राज्य हरियाणा होगा? क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में दिसंबर में इलेक्शन है। तो हरियाणा की बात कर रहे थे अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। तो आने वाले समय में बहुत कुछ आप देख सकते हैं। ये तय मानिए कि 4 राज्यों के नहीं बल्कि 6 राज्यों के चुनाव होंगे और एक राज्य और भी है। दबाव बनेगा 2024 चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर से भी, क्योंकि आप कहां से सीटें जीत के आएंगे? जम्मू कश्मीर में भी आपके पास सीटें नहीं दिखाई दे रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत आसान नहीं है आपके लिए। महाराष्ट्र अब उतना आसान नहीं रहा। क्या सिर्फ और सिर्फ आप 26 सीटें लेकर गुजरात से देश की राजनीति, देश की सियासत या देश की इस प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हो सकते हैं? सिर्फ 26 सीटों के साथ नहीं हो सकते। गुजरात की जैसे बात कर भी रहे थे स्वामी जी। तो सवाल बहुत सारे हैं। इन सवालों का जवाब जो है वो आने वाले जैसे जैसे समय बीतेगा सारे सवालों का जवाब आप तक खुद पहुंचेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में अगर सरकार गिर जाती है तो क्या होता है? और जो लग रहा है, रोज लगता है कि अटकी भटकी लटकी हुई जो सरकार है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। अभी एक फैसला आना है विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एकनाथ शिंदे को लेकर। अगर एकनाथ शिंदे को लेकर फैसला आता है तब भी सरकार गिरने की नौबत में आ जाएगी। और उसके बाद अगर नहीं भी आता है, अगर उनके पक्ष में फैसला दे देते हैं विधानसभा अध्यक्ष, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर एकनाथ शिंदे फंस जाएंगे। तो क्या इसीलिए बहुत ही आराम की स्थिति में, कंफर्टेबल पोजीशन में उद्धव ठाकरे हैं और उधर शरद पवार हैं? इन दोनों की राजनीति क्या कहती है? क्या आने वाले समय में उद्धव ठाकरे बहुत आराम से, आप देखिए चाहे बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन का चुनाव की मीटिंग हो, चाहे मुंबई में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जब उद्धव ठाकरे ने यह अनाउंस किया, इसकी घोषणा की कि अगली मीटिंग हमारी मुंबई में होगी, और मुंबई में जब ये मीटिंग संपन्न होती है, समाप्त होती है, तो उसी हॉल में, उसी होटल के सारे कर्मचारी उद्धव ठाकरे जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। तो इतना कॉन्फिडेंस कैसे है उद्धव ठाकरे के नाम को लेकर, और उद्धव ठाकरे को खुद को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, जबकि वहां उनकी सरकार नहीं चल रही है? अंदर खाने कुछ तो है। यानी कि इन लोगों को भी पता है कि आज नहीं तो कल ये सरकार जाने वाली है। जरा एक कमेंट और चाहता हूं आपसे स्वामी जी, कि अगर चुनाव लोकसभा के समय करवाने की परिस्थिति बनती है, क्योंकि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति बन सकती है, लोकसभा चुनाव के समय अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तब क्या देखा जाए? क्योंकि लोकसभा पहले और विधानसभा बाद में, इसमें तो विन विन सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, विन विन सिचुएशन में नहीं। और आज की तारीख में भी अगर चुनाव हो जाए तब भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं। जितने भी सर्वे आ रहे हैं सब वहां पे बिल्कुल उल्टी स्थिति बता रहे हैं। आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो महाविकास आघाड़ी को 42 से 45 सीटें आ रही हैं, और ये हम और आप नहीं बल्कि वो लोग दे रहे हैं जो बीजेपी को कई सर्वे में जिताते हुए दिखाते हैं। वो 42 से 45 सीटें दे रहे हैं महाराष्ट्र में, 48 में से 42 सीटें महाविकास आघाड़ी को लोकसभा में।
क्या यहीं से जो परेशानी का सबब जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है मोदी जी के लिए, और वो बढ़ कर के आ जाता है। और ये सब वो एरिया है जहां से राहुल गांधी की पदयात्रा गई थी, भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसी में महाराष्ट्र भी है, उसी में आगे आप बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश भी है, कर्नाटक जीत चुके हैं। स्वामी जी। नहीं, देखिए, जो 5-6 सीटें वो मीडिया वाले सर्वे करके दिखा रहे हैं, जिनकी हमेशा से जो नज़दीकी थी वो बीजेपी के साथ थी, वो अभी भी बेचारे अपना प्रयास कर रहे हैं, बायस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से 5 सीटें भी मिलना बहुत मुश्किल है, एक आध सीट भी नहीं मिलना मुझे लगता है संभावना है। 5-6 सीटों में भी वो थोड़ा बहुत बेचारे कोशिश कर रहे हैं। जो एग्जिट पोल दिखाएंगे तो दिखा देंगे कि पूरी की पूरी सीटें इंडिया अलायंस को मिल रही हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे का जो व्यक्तित्व और चरित्र वो बिल्कुल कितना स्पष्ट, बिना कंट्रोवर्सी के, और जिस तरह से कोविड काल में उन्होंने महाराष्ट्र को संभाला, बिना कंट्रोवर्सी के संभाला, उनका जो व्यक्तित्व है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का व्यक्तित्व है। और जो उनको सहानुभूति मिली, और आज की तारीख में आप महाराष्ट्र के किसी कोने में किसी जगह चले जाएं, उद्धव ठाकरे के प्रति, शरद पवार के प्रति, और आप नाना पटोले को भी इग्नोर ना करें, कांग्रेस ने जिस प्रकार से, क्योंकि वो राहुल गांधी की जो नेशनल इमेज है उसके पीछे सब लोग, आज संजय राउत की आप स्टेटमेंट देखिए, संजय राउत किस प्रकार से खुल के राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, संजय राउत कर सकते हैं क्या? संजय राउत कर रहे हैं। बिहार के, मध्य प्रदेश के जितने भी अपोजिशन के नेता हैं, सबके सब, क्योंकि वो जानते हैं नेशनल लीडरशिप में राहुल गांधी एक एज ले रहे हैं मोदी जी पर, और महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि वहां पे मराठा राजनीति और ओबीसी कुणबी राजनीति होती है, तो नाना पटोले और उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये तीनों नेता दोनों बड़े ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अजीत पवार ने माइनॉरिटीज को 5% रिजर्वेशन करके, जो अल्पसंख्यक वोट कभी भी शिवसेना को वोट नहीं देने वाला था, आंख मूंद के वोट नहीं देने वाला था, वो इस बार पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे को मिलेगा। तो आप 4-5 सीट तो वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बीजेपी को थोड़ा ऊपर दिखाने की, एक सीट भी महाराष्ट्र से मिलने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। और गुजरात का भी देख लीजिएगा, गुजरात में भी हो सकता है नितिन पटेल जैसे लोग, जिनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया, जो बड़े तपे तपाए नेता थे, वो भी हो सकता है कि चुनाव के पहले इंडिया अलायंस में अलग पार्टी बन के आ जाएं। चुनाव से पहले नितिन पटेल जैसे नेता गुजरात में, जिनको अलग थलग किया गया, आप जानते हैं कि पहले मुख्यमंत्री थे और कैसे पूरा अलग किया गया और पूरी की पूरी गुजरात में कैबिनेट बदल दी गई थी। और ऐसे नेता भी अगर आने वाले समय में इधर से उधर चले जाएं या उधर से इधर आ जाएं तो ये छोटी मोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात होगी। तो परेशानियों का सबब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मोदी सरकार के लिए, और मोदी जी उसमें जो फैसले ले रहे हैं वो फैसले कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमने कल देर शाम को देखा कि जैसे ही एक खबर आई, दूसरी लिस्ट आती है मध्य प्रदेश की, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 7 मंत्रियों को मैदान में उतार देना, यानी कि आप सब कुछ छोड़ दिए मैदान में, वो क्या कुछ कहता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये परेशानी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये कहीं ना कहीं किसी भी ढंग से चुनाव जीतने की कोशिश है। लेकिन क्या किसी भी ढंग से चुनाव जीतते हुए बीजेपी दिखाई देती है? ऐसे हम लोग जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं हैं, जो बातें हैं वही आप तक पहुंचा रहे हैं। आज की तारीख में 5 राज्यों में कहीं भी बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है, और इस विधानसभा में, और वैसे ही लोकसभा की बात करें तो उंगलियों में हर राज्य को गिन लीजिए। एक राज्य तमिलनाडु, 39 सीटें, वहां पर AIADMK के साथ में इनका गठबंधन था, लेकिन वो गठबंधन टूट गया। कल घोषित तौर पर AIADMK ने अपनी तरफ से अपनी ये बात रख दी कि हम अब NDA के सदस्य नहीं हैं, यानी कि अब एक NDA से एक घटक दल और बाहर हो गया। और ऐसे बड़े बड़े जितने भी घटक दल थे, दक्षिण में एक अकेला ये, उसके अलावा इधर देखिए पंजाब से शिरोमणि अकाली दल आपसे बाहर हो चुका है, बिहार से JDU आपसे बाहर है, JDU, शिरोमणि अकाली दल और AIADMK, ये अगर 3 बड़े दल अलग अलग राज्यों से अलग हो चुके हैं तो उसके बाद क्या परिस्थितियां आपकी बनती है, यहां कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 303 सीटें आपकी लोकसभा में रही हैं पिछले चुनाव के हिसाब से, और उस आधार पर आज की तारीख में 2024 की तुलना या गणना या उस पर आप किसी भी ढंग का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। आज की परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। और जो यहां स्वामी जी कह रहे हैं, एक आखिरी कमेंट स्वामी जी, ये पूरी परिस्थितियों को अगर सामने लाते हैं तो फिर क्या आपको भी लगता है, जो पहले आप बोलते रहे हैं,
कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की? नहीं, बिल्कुल मैं अब पुष्टि होती जा रही है और मुझे लग रहा है कि मैं एक अच्छा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर था और जो मैंने गणना की थी और साइंटिफिक वे में की थी, कोई ज्योतिषी और उस प्रकार की गणना नहीं की थी, मैंने ऐसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर से की थी। और हम लोग ये करते हैं कि कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो मैंने सिनेरियो एनालिसिस की थी वो बिल्कुल प्रतिबद्धता से उसी डायरेक्शन में चल रही है, बल्कि और प्रबल हो रही है। तो अभी तो देखिए 7-8 महीने बाकी हैं राजीव जी, अभी स्थिति और बदलेगी और ये स्थिति ऐसी बदलेगी कि आपको कहीं भी कोई दिखाई नहीं देगा इनके साथ। जेडीएस में जो किया उन्होंने, बीजेपी के साथ अलायंस करने की बात की, आज की तारीख में जेडीएस की 2 फाड़ हो चुकी है जेडीएस। और अब जेडीएस में भी उनको, देवेगौड़ा साहब को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उनका पूरा वोट बैंक छिटक गया है। जो बात एकनाथ शिंदे को समझ में आई कि पूरा वोट बैंक छिटक गया है, सारा का सारा, और ये जातीय जनगणना और सब लोगों की स्ट्रेटेजी, राहुल गांधी को एक नेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट करना और स्टेट लीडरशिप को पूरा महत्व देना, जो कि बीजेपी में बिल्कुल संभव नहीं है। वो आप देखिए, जो मेरा एक एज ए साइंटिफिक फोरकास्ट करने की तरीके से जो मैंने किया था, मेरे को लग रहा है बिल्कुल सिद्ध होगा, बल्कि उससे ज्यादा होगा जो मैंने सोचा था। जी स्वामी जी, लेकिन एक ब्रेकिंग खबर इस बीच एक ये आई है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लिस्ट आई है और तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम है, एक नाम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में थी सुश्री मोनिका बट्टी। वो अभी कुछ दिन पहले ही आई बीजेपी में और बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगाते हुए उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। ये एसटी सुरक्षित यानी अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है अमरवाड़ा, और वहाँ से इनको टिकट बीजेपी ने दिया है। तो अमरवाड़ा से ये मोनिका बट्टी को टिकट देकर बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। कल 39 लिस्ट आई थी 39 की, और आज एक तीसरी लिस्ट आई है जिसमें एक है कैंडिडेट। और बीजेपी कहीं ना कहीं परेशानी में नज़र आ रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन दूसरे राज्यों में क्या हालात हैं बीजेपी के, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में खासकर महाराष्ट्र में क्या कुछ होने जा रहा है। जेपी नड्डा पहुंचे फडणवीस के घर और उससे पहले अमित शाह पहुंचते हैं। अमित शाह जब महाराष्ट्र पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं और मीटिंग लेते हैं, वहां सरकार के साथ बैठते हैं, तो वहां की सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री में से सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और दूसरा जिस उप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाते हैं उसका नाम अजित पवार है। अजित पवार कल अचानक एक प्रस्ताव रखते हैं कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आप 5% शिक्षा में आप रिजर्वेशन दीजिए, ये प्रस्ताव रखते हैं। और ये प्रस्ताव जो है ये पहले से एनसीपी और कांग्रेस की सरकार के समय से ये प्रस्ताव था, और ये लेकर के अभी की सरकार में अगर आते हैं अजित पवार तो क्या मायने रखता है। और इस बीच जो भी डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस चर्चा में इतना ही, और स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं इस